हेलो। हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल टीच केमिस्ट्री पर स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ परमाणु संरचना भाग नंबर 5। मैंने इससे पहले वाले में आपको जो है बताए थे, उसमें मैंने कुछ आपको नियम बताए थे, जैसे कि आपवाहु का नियम हो गया, हुंड का नियम हो गया। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बोहर मॉडल कि बोहर ने क्या क्या चीज़ें बताई, उसके क्या क्या दोष थे, और थोड़े से इसमें सवाल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखिएगा आज का हमारा जो टॉपिक है वो यह है कि आपका बोहर मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल क्या था उसके बारे में बताऊंगा। तो आप लिखिएगा कि यह प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। यह प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। मेन मुद्दा हमारे पास जो है यह है कि पूछ सकता है कि बोहर का परमाणु मॉडल, एक नंबर में आपसे कि जो परमाणु मॉडल था बोहर का वो किस पर आधारित था, तो वो क्या था, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, अब जो है इस सिद्धांत के मुख्य, लिखिएगा इसकी मुख्य बातें, इस सिद्धांत की मुख्य बातें या मुख्य शर्तें, या आप जो है इसी भाषा में लिख सकते हो, मुख्य अभिग्रहित निम्नलिखित है। यह मुख्य बातें हैं, यही वो होते। ठीक है, तो नंबर 1 लिखिएगा आप डर कर। नंबर 1 पे इन्होंने क्या बताया था मैं आपको उसमें बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक ही कक्षा में रहने पर क्या बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। देखिए पहला जो नियम था, यह पहली हमारी मुख्य बात थी, यह कह सकते हो मुख्य शर्तें थी हमारे पास, वो यह थी कि जो हमारे पास बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बंद वृत्तीय कक्षा मतलब इस तरह से वो क्या है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक ही, ये मेन पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक ही कक्षा में रहने पर स्थिर है। जैसे कि मान लीजिएगा हमारे पास ये 3-4 कक्षाएं हैं हमारे पास, यदि एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, एक ही कक्षा में है, तो वो क्या होगा, हमारे पास स्थिर कंडीशन में होगा। जब क्या होगा, एक ही कक्षा में रहने पर स्थिर बनी रहती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्थिर कहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, उस ऊर्जा को स्थिर कहेंगे। ठीक है, अब अगली बात क्या बताई थी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पॉइंट आता है कि ऐसी कक्षा जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा अवशोषित करे और ना ही उत्सर्जित करे, तो ऐसी ऊर्जा क्या हमारे पास कहलाएगी, स्थिर कहलाती है। तो लिखेगा आप कि ऐसी कक्षा जिसमें, लिखो ऐसी कक्षा जिसमें ऊर्जा, जिसमें इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसी कक्षा को जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा ना तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा और ना ही ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, ऐसी कहलाएगी, इससे कहलाएगी। लिखिएगा देखिएगा नंबर 2, उसमें दूसरी बात है बोहर ने क्या कही, बोहर मॉडल में क्या कहा गया कि ऐसी कक्षा, याद रखेगा, ऐसी कक्षा को जिसमें इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित कर सके। मान के चलिएगा हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ना ही तो ये क्या कर रहा है, ऊर्जा को, हमारे पास ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि ना ही तो ऊर्जा को हमारे पास से कर रहा है ये
अवशोषित कर रहा है और ना ही ऊर्जा को ये निकाल रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा को निकाले और ना ही ऊर्जा को अवशोषित करे तो ऐसी घटना को हम कहते हैं स्थिर कक्षा। उस इलेक्ट्रॉन की जो होगी क्या कहलाएगा, वो स्थिर कक्षा होगी उस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब नंबर 3 बिंदु हमारे पास क्या आता है, देखिए आप आगे स्टार ला के लिखिएगा। इसमें जो है बहुत सारे मैं महत्व बिंदु बताऊंगा और इसमें आपको मैं सूत्र बताऊंगा क्या कहे और इसके दोष बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे सवाल की ओर। तो अगला हमारे पास जो है, अगली बात क्या कही थी, अगली बात इन्होंने कही थी कि प्रत्येक कक्षा को ऊर्जा स्तर अथवा लिखिएगा प्रत्येक कक्षा को ऊर्जा स्तर अथवा क्या कहा था कि प्रत्येक कक्षा को उसने बताया था कि प्रत्येक कक्षा को ऊर्जा स्तर अथवा ऊर्जा कोष कहते हैं। लिखिएगा ऊर्जा कोष कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बातों में लिख लीजिएगा फटाफट। ठीक है, उसने बोला कक्षा को ऊर्जा अथवा ऊर्जा कोष कहते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में कि एनबी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, लिखिएगा एनबी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जहां पर ऊर्जा होती है उसे निम्न सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या सूत्र हो सकता है, जब कभी आपसे पूछे कि एनबी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर पूछ रहा है तो उस ऊर्जा को कैसे निकालेंगे, आप लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा ई का मतलब हमारे पास क्या हो गया, एनबी कक्षा होगी, ई मतलब कि एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, बराबर माइनस मेन बिंदु क्या है माइनस लगाकर 13.6 और इसमें लिखिएगा आप Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, परमाणु। ये आप इस ब्रैकेट में कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट है, जहां से मैं आपको इसमें सवाल बहुत अच्छे महत्वपूर्ण कराऊंगा। इसमें आप लिख लीजिएगा कि Z हमारे पास जो है वो हमारे यहाँ पर है परमाणु क्रमांक और आयन हमारे पास है कक्षकों की संख्या, कक्षा की संख्या हमारे पास होगी ऐसा 1 2 3 4 5 6, वो हमें कक्षा की संख्या देगा। तब आपको फॉर्मूला लगाना, वो माइनस लगाना बिल्कुल ना भूलें यार। इस बात को महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक बात ये है कि माइनस अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत बड़ा कहना चाहिए कि आपके उत्तर में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेगा आप कि देखिएगा ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको अच्छे समझना है, जिसमें एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। वो कह सकता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है उसकी ऊर्जा बोहर मॉडल के अनुसार बताइएगा कि उसकी ऊर्जा बढ़ती है या घटती है। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती चली जा रही है, तो जब नाभिक से अगर मान के चलिएगा नाभिक हमारे पास ये है और नाभिक से क्या हो रही दूरी हमारी बढ़ती चली जा रही है, दूरी बढ़ती चली जा रही है मान कर चलिएगा, तो ऊर्जा का जो लेवल है वो हमारे पास कम होता जा रहा है, ऊर्जा का जो लेवल है वो कम होता चला जा रहा है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर बोहर मॉडल की हम बात करके चलें तो उसमें उल्टा है, मतलब बोहर उल्टा सीधा जो भी है, बोहर के अनुसार बात यह है कि जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो उसकी जो ऊर्जा हमारे पास होगी वो भी बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात ये है कि दो लगातार कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर, दो कक्षाओं जो हमारी दो कक्षा होती हैं उनकी जो ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा हमारे पास कम होता जाता है। अब ये कैसे कम होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं बात कर लूँ, मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास नाभिक है मेरे भाई, नाभिक है ये, ठीक है, ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा नाभिक है। तो हम क्या करेंगे, फिर नाभिक में मान लेता हूँ और हमारे पास
ये हमारे पास नाभिक हो गया, और इसके बाद ये हमारे पास ये मान के चलिएगा इस तरह से, ये हमारे पास क्या हो गई कक्षाएं। ये हमारे पास ऊर्जा का सिस्टम हो गया। मान के चलिए ऊर्जा E1 है, और ये E2 है, ये E3 है, और ये E4 है, और ये हमारे पास E5 है। और अगर मैं बात करूं कक्षा की, तो हमारे पास n बराबर यहाँ पर 1 मान लीजिएगा, n बराबर 2 मान लीजिएगा, और n बराबर 3 मान लीजिएगा, n बराबर 4 मान लीजिएगा, और n बराबर यहाँ पर 5 मान लीजिएगा। मैं बात जो कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी बढ़ती है तो हमारे पास नाभिक हो गया, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती से जा रही है, तो उनकी ऊर्जा जो हमारे पास है, ऊर्जा का जो स्तर है वो भी हमारे पास क्या हो रहा है, देख रहे हो, ऊर्जा का स्तर भी हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो जो ऊर्जा का जो क्रम होगा, मैं बात कर लूँ, ऊर्जा का जो हमारे पास क्रम होगा, ऊर्जा क्रम कहलाएगा E1 छोटा होगा E2 से, मतलब कि हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, मतलब हमारे पास जो क्रम आएगा वो यह आ जाएगा। ऊर्जा का हमारे पास क्रम क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो सबसे बाहर होगी, जैसा लास्ट वाली कक्षा हमारे पास होगी n/5, उसने बोला कि जितनी नाभिक से दूर होगी, ये नाभिक हमारे पास था, तो नाभिक के पास में से पहले कौन है, 1 है, मतलब E1 है, और n 2 हो गया, E2 है, उसके बाद E3 E4 E5। तो कहने का मतलब ये है कि जो n बराबर 5 की संख्या है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह हम ऊर्जा का जो क्रम लिखेंगे बोर मॉडल के अनुसार वो क्या होगी, E5 से ज्यादा ऊर्जा होगी, उसके बाद E4 होगा, उसके बाद E3 होगा, उसके बाद E2 होगा, और उसके बाद E1 होगा। मतलब E जो हमारे पास E1 होगा उसकी ऊर्जा का जो क्रम की बात करें तो इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, और मैं बात कर लूँ E5 की तो इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। बात समझ में आती है। सवाल दे सकता है कि नाभिक के बाद, हो सकता है कि बोर्ड या किसी भी एग्जाम में ये आ जाए कि नाभिक से दूर मान के चले 6 कक्षाएं हैं, N1 N2 मतलब कि वैल्यू दे दे, और ऊर्जा का E1 E2 E5 तक E6 तक हो गया। पूछ रहा है बताइएगा E1 में ऊर्जा क्या होगी और E6 में ऊर्जा क्या होगी, तो आपको लगाना होगा E6 में जो दूर होगी नाभिक से उसकी ऊर्जा अधिक होगी, जो पास होगी उसकी ऊर्जा कम होगी। अब बात लेते हैं, उसने कहा कि 2 लगातार कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर कम होता है। कैसे इसकी ऊर्जा का अंतर कम होता है मैं बताता हूं। अगर मैं बात कर लेता हूं, मैंने नाभिक हमारे पास ये रहा, कक्षा हमारे पास ये रही, मैंने 4 ले ली। उसने बोला कि 2 लगातार कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर कम होता है, समझ रहे हो। तो आपको इसमें करना होगा, देखो जो इसने हमें बताया है, इसने बताया है कि अगर मैं बात करूं E2 और E1 की बात कर लेता हूं, मैं E2 का और E1 का अंतर ले लेता हूं, तो जो E2 और E1 है वो किससे बड़ी होगी, E2 और E3 से और E2 से होगी। हिंदी में मैं बताऊं आपसे, अगर मैं बात करता हूं E1 मतलब कि E1 की बात करता हूं, और E2 मतलब E जो हमारे पास 2 है, जो हमारे पास ऊर्जा का लेवल 2 है, तो जो ऊर्जा का लेवल 1 और 2 है, मतलब 1 और ऊर्जा 2 है हमारे पास, उन दोनों का अंतर तो ज्यादा किससे होगा, 3 और 2 से होगा। और 3 और 2 का जो अंतर होगा ज्यादा, वो हमारे पास किससे होगा, 4 से और 3 से होगा। बात समझ में आ रही है। इस वाली जो हमारे पास परिभाषा है, ये कहना क्या चाह रही है मैंने आपको बता दिया है। इसने कहा है एक बार और समझ लीजिएगा, मैं आपको हर चीज को एक बार 3 बार बताता हूँ, ठीक है। 2 लगातार कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर कम होता है, तो 2 लगातार ऊर्जा का मतलब हो गया E1 E2 लगातार है ना। तो बात कर लेता हूँ E2 और E1 की, मैं बात कर लेता हूँ, तो E2 और E1 की जो ऊर्जा है वो हमारे पास क्या होगी, E3 और E2 से हमारे पास क्या हो गई, कम होगी। मतलब कहने का ये है कि ये E2 और E1 हमारे पास ऊर्जा ज्यादा है, बल्कि E3 और E2 की ऊर्जा हमारे पास कम है। इसी तरह E3 और E2 की ऊर्जा हमारे पास ज्यादा है कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं E4 और 3 की, तो इससे क्या हमारे पास ये ज्यादा है, और E4 हमारे पास क्या है, कम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम, एक इसमें एक बात और लिखिएगा कि अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 होती है, महत्वपूर्ण बिंदु लिखेगा। अनंत दूरी अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है
वो हमारे पास से कहलाती है शून्य। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछ लेगा अनंत दूरी पर बताइएगा, अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1 होगी, 2 होगी, 100 होगी, 500 होगी, 0 होगी। तो याद रखेगा अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिएगा। अगली बात जो हमारे पास आती है, अगली बात हमारे पास यह आती है कि जो बोहर मॉडल था, बोहर मॉडल ने बताया कि जब एक इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से निम्न कोश में कूदता है, बाह्य कोश मेन बिंदु का आइएगा, मेन बिंदु कहने में मतलब यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से निम्न कोश में कूदता है, बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास वो क्या होगा, निम्न कोश में कूद रहा है, तो उसके द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है किसके रूप में, विकिरण के रूप में। ठीक है, किसके रूप में होती है, विकिरण के रूप में। बाह्यतम कोश जैसे कि मानकर चलेगा 4s1 4s2 हो गया। बाह्यतम कोश की बात करूं मैं कहता हूँ 3d4 और 4s लिख देता हूं मैं आपको, और जो 4s वाली है वो ऊर्जा हमारे पास निम्न में आ जाती है और 3d में आ जाती है, तो हमारे पास क्या हो, सिस्टम जो है वो सेम इसी तरह हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास ऊर्जा हो रही है वो किसके रूप में हो रही है, विकिरण के रूप में हो रही है। दूसरी बात बताइए, ये जो उत्सर्जित विकिरण की जो तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा, संक्रमण में भाग लेने वाले कोषों की ऊर्जा के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसकी ऊर्जा के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये भी उन्होंने जो है बोहर मॉडल में बात बताई। अब एक नेक्स्ट बात और लिखेगा, देखिएगा मेन बिंदु वाली बात चल रही थी, मैं बता रहा था आपको ऊर्जा के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मैं बता रहा था आपसे। मेन बिंदु याद रखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण N2 E2 से N1 E1 में हो तो E2 माइनस E1 बराबर hν, आपने संबंध पढ़ा होगा, E2 माइनस E1 बराबर hν हो गया। ऊर्जा है बराबर किसके, जो हमारे पास ऊर्जा है मतलब E1 ऊर्जा किसके बराबर होती है, hν के बराबर होती है। तो हम इसे कह सकते हैं E2 माइनस E1 बराबर hc/λ, इसमें नहीं कह सकते हो, या आप इसी को कह सकते हो लैम्डा बराबर hc/λ। तो ये हमारे क्या हो, संबंध हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिएगा आप। ठीक है, अब तीसरी हमारे पास जो अगली बात आती है, आप पॉइंट में नंबर डाल रहे होंगे ना, जो भी तुम्हारा पॉइंट होगा अपना। तो अगले बात ये आती है, बताया था बोहर मॉडल के द्वारा कि R त्रिज्या के वृत्तीय कोश में, याद रखिएगा R त्रिज्या हमारे पास है, उसके वृत्तीय कोश में इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगा सकते हैं जब उसका कोणीय संवेग, महत्वपूर्ण बिंदु, वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगाएंगे जब इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि mvr बराबर हमारे पास h/2π क्या हो जाएगा, nh/2π। nh का मतलब यहाँ पर n जो है, याद रखेगा n यहाँ पर क्या है, नंबर से, मतलब कि n का मतलब ये हो गया जो हमारे पास n होगा वो क्या होगा, कोषों की संख्या लेके चल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये nh/2π हो गया है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं आप लिख लीजिएगा। m हमारे पास लिखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और अब बात करूं v की, तो यह क्या है, इलेक्ट्रॉन का, हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन का क्या है, रेखीय वेग है। और अब बात करूं r की, तो लिखिएगा फटाफट, ये क्या है, कोश की त्रिज्या है, किसकी, कोश की त्रिज्या है। और सभी लोग जानते होंगे हमारे पास जो h बचा है, h हमारे पास क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक होता है। और इसकी हमारे पास जो वैल्यू होती है या जो इसका मान होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल सेकंड होता है। आप इस चीज को लिख लीजिएगा, समझ रहे हो। अब अगला हमारे पास जो आता है वो आता है बोहर त्रिज्या। देखिएगा बोहर मॉडल, बोहर परमाणु मॉडल मैंने बता दिया।
अब इसमें छोटा टॉपिक लिखेगा हम, जहाँ से सवाल बनने की जो स्थिति होती है बहुत ज़्यादा होती है। आप लिखिएगा बहुत त्रिज्या, बहुत त्रिज्या में लिखिएगा कि ये हाइड्रोजन के प्रथम कोष की त्रिज्या होती है और R1 बराबर हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है। ये क्या बहुत त्रिज्या का मान है 0.53 एंगस्ट्रॉन। यदि वो पूछ ले आपसे कि nवे कोष की त्रिज्या क्या होती है तो इसका फॉर्मूला है, जब भी आपको एक इलेक्ट्रॉन के लिए किसी की त्रिज्या निकालनी हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। लिखेगा यहाँ पर लिख दीजिएगा R n बराबर लिखेगा 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। क्या लिखोगे z और कायम होगा एंगस्ट्रॉन में। यदि वो आपसे बोले यह एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्या निकालने का सूत्र है किसके, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और इसमें जो है आप और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखेगा जो बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाले हैं। लिखेगा देखिए अगली बात हमारे पास आती, मैंने बताया कि nवे कोष की त्रिज्या निकालनी हो किसके, एक इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्या निकालनी है। यदि एक इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालने के लिए सूत्र हमारे पास क्या आ गया, ये इसे वेरी मोस्ट लिख लीजिएगा जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात कभी कहीं पूछ लेता है, आपसे याद होना बहुत जरूरी है। देखिए एग्जाम में मान के चलिएगा, देखो ये तो हमें को भी नहीं पता है, सिर्फ एग्जामर जानता है कि हमें क्या सवाल डालना है। दूसरी बात, एक बात आप मेन बिंदु याद रखिएगा, हमें जो हमारे सिलेबस में है तो वो तो याद हमें रखना ही होगा, वो कंप्लीट याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम का पता नहीं है कि वो क्या डाले। तो इसलिए हमें बिल्कुल जो है 100% याद करके जाना होगा, तभी हम क्या अच्छा नंबर ला सकते हैं। समझ रहे हो? ये मत सोचो कि ये तो आने का नहीं मैं क्यों पढ़ूं, कम से कम उसको पढ़ो बिना, कम से कम उसको याद तो रख लो कि एग्जाम टाइम में आपको याद आ जाए। समझ रहे हो? तो nवे कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग अपॉन कोष की संख्या। यदि बोहर वेग की बात कर लेता है तो बोहर वेग का फॉर्मूला होता है प्रकाश का वेग अपॉन 1/35। इसके बाद लिखेगा nवे कोष के लिए, लिखेगा nवे कोष के लिए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, फटाफट लिखिएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये जो सूत्र हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं लिखवा दूँ nवे कोष के लिए इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास कुल ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की बात करूँ तो 1/2 mv² और एक इसके बराबर होती है z²/2r। मैं बात करता हूँ स्थितिज ऊर्जा का -z² होगा। और जहाँ पर r क्या है, जहाँ पर r nवे कोष की क्या है, त्रिज्या है। दूसरी nवे कोष के लिए En का व्यंजक वेरी मोस्ट पूछ लेता है कि नंबर में, तो ये बराबर -k2π² me4z²/n²z²। m द्रव्यमान हो गया, e z हमारे पास क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, n कोष की संख्या, z में प्लांक नियतांक हो गया, पाई का मान जानते हो आप 3.14 22/7 लगा सकते हो। तो ये आपका क्या हमारे पास ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अगर हेडिंग डालिएगा जो हमारे पास परमाणु मॉडल था उसमें कुछ दोष भी थे, उस दोष के बारे में हम लिखते हैं फटाफट। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम अगर नियम बनाते हैं या कोई भी चीज़ जो बनाई गई उसमें थोड़ा बहुत दोष जरूर पाया जाता है। जो बोहर का परमाणु मॉडल था इसमें भी क्या थे, कुछ दोष थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा सर पहला दोष में ये था कि यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु व आयन के रेखीय वर्णक्रम की ही व्याख्या करता था। समझ रहे हो कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के जो परमाणु आयन थे उन्हीं को पढ़ा सकता था, उनके बारे में ही पढ़ा सकता था। दो इलेक्ट्रॉन के लिए यह क्या था, असमर्थ था। पहली बात क्या हुई कि ये एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता था। दूसरी बात क्या है, यह बड़े क्रम की रेखाओं की चमक की व्याख्या नहीं करता।
जो बड़े क्रम की चमक होती है हमारे पास रेखाओं जो होती है बड़े क्रम की, बताऊंगा मैं आगे बड़े क्रम हमारे पास रेखाएं कैसे कैसे एक होती है, लाइमन बामन वगैरह जो होती हैं, तो उनकी चमक की व्याख्या नहीं कर सकता था। तीसरा पॉइंट मेन बिंदु यह हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के प्रतिकूल है। समझ रहे हो? तो ये जो नियम था इसके प्रतिकूल था। और इससे जो मेन पॉइंट मेन बिंदु लिख लेगा, यह जीमेन तथा स्टार के प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। यह जो हमारे पास था यह जीमेन तथा स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। अब आप जीमेन प्रभाव और स्टार प्रभाव की परिभाषा और लिख लीजिएगा, फटाफट लिखिएगा। तो जीमेन प्रभाव की परिभाषा आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखेगा मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, लिखेगा इलेक्ट्रॉन की किरणों का चुंबकीय क्षेत्र में, क्या है मैं, चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाना क्या कहलाता है, जीमेन प्रभाव कहलाता है। पूछ सकता है आपसे कि बताइएगा कि बोहर मॉडल के जो दोस्त थे उसमें जीमेन प्रभाव और स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया था। तो जीमेन प्रभाव क्या था? सिंपल सी परिभाषा बतानी, साधारण बताना है आपको कि इलेक्ट्रॉन की किरणों का चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाना कहलाता है हमारे पास जीमेन प्रभाव। और अब बात आती है स्टार प्रभाव की, तो ये इसका उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन की जो किरणें होती है उसका विद्युत क्षेत्र में विचलित हो जाना। लिखिएगा इलेक्ट्रॉन की किरणों का काय में विद्युत, मतलब कि क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन की किरणों का विद्युत क्षेत्र में विचलित हो जाना क्या कहलाता है हमारे पास, हो जाना क्या कहलाता है, स्टार प्रभाव कहलाता है। हो जाना क्या कहलाएगा, स्टार प्रभाव। आप एक बात और याद रख सकते हो, मैंने बोला जी मेन प्रभाव, स्टार प्रभाव, ठीक है। जहां पर जी आएगा जी मेन, तो समझ लेना जी का मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र में, और स्टार का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र में। ये ट्रिक याद रखना, जय जहां आएगा, जय मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र, और स्टार मतलब से जहां आएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक को याद रख लो, इतना तो आप याद ही रख सकते हो कि भाई दोनों में क्या हो रहा था, विद्युत क्षेत्र में हो रहा था, एक में चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो रहा था। तो थोड़ा सा ट्रिक याद रख लेना कि जहां जय आएगा जी का मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र। समझ रहे हो? तो जो है ये बात समझ आई आपकी। तो अब हम बात करते हैं जब बोहर मॉडल था, बोहर मॉडल जो था हमारे पास, बोहर मॉडल में मैंने आपको उसके दोष बता दिए थे, बोहर त्रिज्या बता दी है, बोहर मॉडल बता दिया है। अब मैं उसमें कुछ आधारित सवाल बताऊंगा हम एक इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। देखिएगा सवाल है, He पॉजिटिव आयन के तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास He है, तो आप देख रहे हो मैं बात करूँ He पॉजिटिव की, तो इसमें आप ज्ञात करना कि इलेक्ट्रॉन कैसे है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक मेरे भाई कितना होता है, 2, और हमारे पास ऊपर कितना है, +1 है, मतलब कि आपको इसमें से -1 घटाना होगा, तो कितना का 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें बोहर मॉडल जो अलाउ हम कर सकते हैं, सहमत है इसमें। तो ये कैसे निकलेगा, देखिएगा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसने कहा He पॉजिटिव आयन की तीसरी कक्षा, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद होगा, मैं लिखवाया था कि 0.53 लिखवाया था मैंने आपको, 0.53 लिखवाया था मैंने आपको, इंटू n²/z। इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिएगा मैं इसी को Rn बराबर लिख देता हूं 0.52, समझ रहे हो, इंटू n²/z। तो बात तो एक ही है ना, बात हमारे पास क्या है, एक ही है। या इसी को मैं
अगर मान के चलिएगा, थोड़ा सा एक अच्छा सा करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आर एन बराबर एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड यहाँ पर जो है इंटू 0.53। तो बातें एक ही है ना, है कि नहीं बातें? तो हम सवाल करते हैं, इसे 5.3 को आप अगर 5.2 भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हमें क्या करना है, 5.3 करके चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने 5.3 कर लिया। अब देखो मेरी बात सुनो, उसने कहा तीसरी कक्षा उसने बोला, तो हमारे पास तीसरी कक्षा का मतलब हो गया n बराबर 3, और जो हमारे पास अब भैया z है, तो z बराबर हमारे पास हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई, 2 होता है, तो 2 हमने यहाँ पर कर लिया। बात स्पष्ट है कि नहीं? अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 3 की घात 2 अपॉन हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू 0.53। अब जो है हम इसकी जो गुणा 3 किया, हमारे पास 9 आ गया, 9/2 इंटू 0.53 इक्वल टू हमारे पास 2 को अगर हम काटें इससे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, जो हम इसे काटते हैं तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4 इंटू 5 इंटू 0.53 क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इसमें अगर मैं करता हूँ 3 से 9/2 आ गया, और यहाँ 4.4 इंटू इतना हो गया, तो इसकी गुणा समथिंग आएगी आपके पास 2.38 एंगल्स। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इस तरह से आप सवाल कर सकते हो, इसी तरह के आपको सवाल जो है आएंगे। और एक महल होता है सवाल का, और किस तरह आ सकता है तो मैं आपको बताता हूँ दूसरा सवाल। अगला हमारा सवाल जो है वो यह है कि सवाल नंबर 2 हमारे पास आता है कि Li+2 आयन के दूसरे उत्तेजित अवस्था के लिए त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको फॉर्मूला तो आपको आराम से याद हो गया होगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n² z इंटू 0.53। ये हमारे पास एंगस्टोन में है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो ये हमारे पास हो गया। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, 2 ही सवाल बताऊंगा मैं आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और इसी से आप सवाल कर लोगे। पहला सवाल बताया था इस तरह की वैल्यू चेंज हो सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा आता है लिथियम आयन के दूसरे उत्तेजित। तो यहाँ पर जो दूसरे उत्तेजित की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास जो है n की वैल्यू है, और हमारे पास z की वैल्यू है लिथियम। देखो लिथियम का जो हमारे पास है, चेक कर लेते कि ये 1 इलेक्ट्रॉनिक है 2 इलेक्ट्रॉनिक है। लिथियम के ऊपर कितना 2 है हमारे पास, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई, परमाणु क्रमांक होता है 3, ऊपर हमारे पास 2 है प्लस के, तो माइनस के 2 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही हम निकाल सकते हैं, बोहर मॉडल की त्रिज्या निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका। तो n z बराबर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर z बराबर 3 आ गया, और n बराबर क्या है, n बराबर हम लिख देंगे 2। बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत। याद रखना है सवाल में बदलाव हो गया है। इसने बोला है n+2 आयन के दूसरे उत्तेजित अवस्था बोली है। जब भी उत्तेजित अवस्था आएगी तो ध्यान रखना, जो कक्षा दे रखी होगी उसके अगली कक्षा का हमें मान लिखना होगा। यदि उसने बोला दूसरी उत्तेजित अवस्था, तो n की वैल्यू आप लिखोगे 3। उसने बोला है कि तीसरी उत्तेजित अवस्था, तो आप n की वैल्यू लिखोगे 4। कहने का अर्थ ये है कि जितनी उत्तेजित अवस्था दे रखी होगी उससे एक कदम आगे जाना होगा, अर्थात आपकी जो होगी, याद रखिएगा, आपके पास जो होगी वो कक्षा कौन सी होगी, n बराबर भी 3 होगी। ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप, यहाँ पर लिखिएगा n बराबर लिखिएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 0.53, 3 से हमारे कितना हो गया 9 अपॉन 3 इंटू 0.53 हो गया। 3 से हमने 3 काट दिया है, तो 3 इंटू 0.53। अब आप इसकी गुणा कर सकते हो। तो आपसे यहाँ पर देखिएगा 3 से हमने स्क्वायर कर दिया, सॉरी ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
मैंने बोला 3 का घात 3 हो गया, मैं 9 हो गया, 0.3 हो गया, यहाँ ये आ गया, समझ रहे हो। तब 3 के अगर हम इससे गुणा करें, 3 से 9 हो गया, हासिल 1 नहीं था, 1 नहीं, 3 से 9 हो गया, 5 से 15, तो मतलब 1/59 एंगस्ट्रॉन हमारे पास ये आ गया। क्या आ गया? 1/59 एंगस्ट्रॉन हमारे पास आंसर आ गया। थोड़ा वहाँ पे गलती हो गई, 1 नहीं आएगा। तो इस तरह से आपके जो है सवाल आ सकते हैं पूछने के लिए। आपको सवाल कैसे करने होंगे मैंने बता दिया है। इसी 2 तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है वो, इससे अलग कोई मेथड नहीं बताएगा, पूछेगा। ठीक है, तो मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो सभी को, और इन चीज़ों को याद करेगा, फिर सवाल करेगा, सब सवाल होंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल टीच केमिस्ट्री सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको हम इतना जो है बेहतर चीज़ आपको ला के देंगे। धन्यवाद।